नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और हमारी जो क्लास चल रही है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की क्लासेस चल रही थी। बायोलॉजी में हमारा जो लास्ट जो यूनिट थी वो हमारी कंप्लीट नहीं हुई थी। आज की क्लास में हमारी वो जो लास्ट यूनिट चल रही थी, पर्यावरण के जो मुद्दे थे, एनवायरमेंटल जो इश्यूज थे वो चल रहे थे। और आज हम बात करते हैं उसी के बारे में। उसी का जो थोड़ा सा पोर्शन बच गया है उसके बारे में आज हम लेते हैं सीवीएस ट्रीटमेंट। वाहित मल का उपचार किस तरह से किया जाता है, सीवीएस ट्रीटमेंट का उपचार किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले जो सीवियस ट्रीटमेंट होता है उसको प्राथमिक उपचार किया जाता है। प्राथमिक उपचार में क्या होता है कि वाहत मल के बड़े छोटे जो कण होते हैं उनका क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है तथा जो अवसादन सेडिमेंटेशन के द्वारा उनको क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। देखो जो प्राथमिक उपचार में क्या होता है कि वाहित जो मल होता है, सीवियस जो होता है उसके बड़े छोटे जो कणों का निस्यंदन फिल्ट्रेशन किया जाता है, उसके बाद सेडिमेंटेशन द्वारा अलग कर लिया जाता है। और ठोस सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया में क्या होता है कि सभी ठोस जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। सभी जो ठोस होते हैं वो क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाते हैं। प्राइमरी स्लज कहते हैं जिसको। और जो ऊपर जो तैरता रहता है उसको बोलते हैं प्राइमरी एफ्लुएंट। अब प्राइमरी जो एफ्लुएंट होते हैं यानी कि प्राथमिक सेटलिंग जो टैंक होता है उससे द्वितीयक उपचार के लिए ले जाया जाता है। फिर द्वितीयक उपचार के लिए इसको जो ये प्राइमरी एफ्लुएंट होता है जो कि ऊपर तैर रहा जो पदार्थ होता है उसको ले जाते हैं दूसरे वाले टैंक में। प्राथमिक सेटलिंग टैंक से द्वितीयक उपचार के लिए ले जाया जाता है। द्वितीयक उपचार कैसे किया जाता है, देखो अब इस प्राथमिक जो बहिस्राव है यानी कि प्राइमरी एफ्लुएंट जो है प्राथमिक बहिस्राव के बड़े जो वायुवीय टैंकों में भेजा जाता है। कैसे, जो वायुवीय टैंकों में इसको भेजा जाता है और वायु को इसमें क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे लाभदायक जो सूक्ष्म जीवों की प्रबल सशक्त वृद्धि फ्लॉक्स के रूप में होने लगती है। किसके रूप में, फ्लॉक्स के रूप में इसकी क्या है, वृद्धि होने लगती है। किसकी वृद्धि होने लगती है, लाभदायक जो वायवीय सूक्ष्म जीवी होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनकी वृद्धि होने लगती है। और जो उससे क्या होता है कि वाहित मल की जो बीओडी होती है वो कम हो जाती है। बीओडी कम होने का मतलब है कि सूक्ष्म जीवों की मात्रा वहाँ पे बढ़ जाती है। वो क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, यानी कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है। इसका मतलब बीओडी कम हो जाती है। पिछले लास्ट क्लास में पढ़ाया था बीओडी कम का मतलब। तब इसको सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में भेजते हैं। सेकेंडरी सेटलिंग जो टैंक होता है उसमें भेजते हैं। इसका अवसाद जो नीचे बैठ जाता है एक्टिवेटेड स्लज कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्टिवेटेड स्लज कहलाता है। और जैसे अन्य बड़े टैंक में भेजा जाता है, जैसे एनाएरोबिक जो स्लज होता है, डाइजेस्टर कहते हैं, एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। यहाँ जीवाणु की अन्य किस्में मिलती हैं जो अवायवीय यानी कि अवायवीय जो होता है, अवायवीय रूप से ये वृद्धि करते हैं। और एक्टिवेटेड स्लज अब आपंक या एक्टिवेटेड स्लज में क्या होते हैं, उपस्थित जीवाणु व कवकों का क्या कर देते हैं, ये पाचन कर देते हैं। अवायवीय रूप से वृद्धि करते हैं जीवाणु यहाँ पे। और ये जो एक्टिवेटेड जो स्लज होता है उसमें उपस्थित जो जीवाणु और कवकों का क्या कर देते हैं, ये पाचन कर देते हैं। और इस दौरान कुछ गैसें रिलीज होती हैं। गैसों में कौन कौन सी, मीथेन है, H2S है, CO2 उत्पन्न होती है। ज्वलनशील होने के कारण इनका प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी किया जाता है। मीथेन, H2S, CO2 उत्पन्न ये गैस होती हैं, ये वाहित मल के उपचार के दौरान। देखो नोट है, स्वच्छ जल सूचक कौन कौन से हैं, डेफनिया है, ट्राउट, स्टोन फ्लाई का लार्वा जो होता है वो भी स्वच्छ जल के सूचक डेफनिया, ट्राउट, स्टोन फ्लाई का लार्वा। शुष्क टॉयलेट कंपोस्टिंग क्या चीज़ है, देखो इसमें मानव मलमूत्र जो होता है, मानव मलमूत्र का पुनश्चक्रण कर एक संसाधन यानी कि प्राकृतिक उर्वरक के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। प्राकृतिक उर्वरक यानी कि नेचुरल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स के रूप में इसको क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है शुष्क टॉयलेट कंपोस्टिंग के द्वारा जो, ठीक है। इकोसेन टॉयलेट का प्रयोग केरल और श्रीलंका के कई इलाकों में किया जाता है।
इकोसैन टॉयलेट्स का भी आजकल प्रयोग किया जा रहा है इसके लिए। ध्वनि प्रदूषण के बारे में हम बात कर लेते हैं। हमारा बाकी प्रदूषणों के बारे में हमने पहले बात कर चुकी है, आज बात कर लेते हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में। ध्वनि प्रदूषण में देखो तीव्रता देखते हैं, तीव्र जो ध्वनि की जो तीव्रता होती है, ध्वनि प्रदूषण में जो तीव्रता होती है ध्वनि की, उसको मापते हैं किसमें, बेल या डेसिमल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता, बेल या डेसिबल। एक बेल का बराबर होता है 10 डेसिबल। एक बेल का मतलब क्या होता है, 10 डेसिबल होता है, ठीक है। और इसके अलावा लगभग 25 डेसिबल की जो होती है उसको बोलते हैं शांति का वातावरण। 25 डेसिबल को बोलते हैं शांति का वातावरण। और 80 डेसिबल की ध्वनि होती है वो ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। क्या कहलाती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। शोर क्या होता है, एक अवांछित उच्च स्तर की ध्वनि होती है जिसको बोलते हैं शोर। शोर क्या होता है, एक अवांछित होती है, अवांछित उच्च स्तर की ध्वनि जो होती है उसको क्या बोलते हैं, शोर बोलते हैं, ठीक है। तो 80 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो क्या करती है, ध्वनि प्रदूषण करती है। ग्रीन मफलर स्कीम क्या है, देखो पादप जैसे कि नीम है, अशोक है, इनको क्या है, ध्वनि के अच्छे अवशोषक होते हैं ये। तो इनको क्या है, सड़क के किनारे किनारे लगाया जाता है, और जिससे क्या है कि जो ध्वनि के अच्छे अवशोषक होने के कारण ये ध्वनि को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और जिसके कारण जो ध्वनि प्रदूषण है वो कम होता है। उसी जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीन मफलर स्कीम। अब देखते हैं प्रदूषण नियंत्रण के लिए पर्यावरणीय कानूनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए देखो पॉल्यूशन का नियंत्रण करना है तो उसके लिए एनवायरमेंटल जो कुछ लॉज आए, कुछ कानून आए, उनके बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रीय पर्यावरण सुरक्षा एक्ट 1986 सबसे पहले आया, राष्ट्रीय पर्यावरण सुरक्षा एक्ट 1986, ठीक है, 1986 में आया, जिसको बोलते हैं नेपा, NEPA, नेशनल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नेपा बोलते हैं जिसको। ये आया 1986 में। कब आया, 1986 में आया। उसके बाद कीटनाशक एक्ट आया 1968 में। वायु प्रदूषण बचाव में नियंत्रण एक्ट 1981 में। महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। देखो नेपा कब आया, 1986 में आया नेपा। इसके अलावा महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में बात करें तो मानव पर्यावरण पर प्रथम सम्मेलन जो हुआ, मानव पर्यावरण पर प्रथम जो सम्मेलन हुआ वो हुआ 1972 में। कब हुआ, 1972 में हुआ, स्टॉकहोम में 1972 में प्रथम सम्मेलन हुआ था मानव पर्यावरण पर, ठीक है, ये याद रखना है 1972 में। इसके अलावा ओजोन परत का संरक्षण, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित होता है, ओजोन से संबंधित है, लास्ट क्लास में भी बात की गई है आप लोगों से। इसके अलावा 1987 में कनाडा में, कहाँ हुआ था, 1987 में, 86 में तो क्या आया, नेपा आया, और 1987 में क्या आया, कनाडा में क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था, ओजोन लेयर से संबंधित था, ओजोन की परत को कम करने के लिए, ओजोन होल को कम करने के लिए से रिलेटेड था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके अलावा जैविक विभिन्नता के संरक्षण के लिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन UNCED, पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट 1992 में आया जैविक विभिन्नता के संरक्षण के लिए। जैविक विभिन्नता के संरक्षण के लिए अर्थ समिट 1992 कहाँ पे, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। एजेंडा 21 इसी में बनाया गया था, एजेंडा 21, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है 1997। देखो 1987 तो क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1997 क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल है। सभी देशों को ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कम करने के लिए इसको क्योटो जो प्रोटोकॉल था वो संबंधित था, ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित था, 1997 में आया था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संगोष्ठी 2009 में, जिसको बोलते हैं कोपेनहेगन समिट, यानी कि डेनमार्क, इसमें पार्टियों की 15 संगोष्ठियाँ यानी कि COP15 सम्मिलित की गई थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संगोष्ठी 2009 द्वारा कोपेनहेगन समिट डेनमार्क, पार्टियों की 15 संगोष्ठियाँ COP15 सम्मिलित की गई थी इसमें, ठीक है। इस देखो 1997 COP3 में क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्योटो प्रोटोकॉल आया क्या, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। किस में आया, 97 में COP3, और COP11 संबंधित है किससे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा वाले से।
कैटालिटिक कन्वर्टर देख दो, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, किस लिए यूज़ में लिया जाता है। जो स्वचालित वाहनक होते हैं, जो स्वचालित वाहनों में सीसा रहित जो पेट्रोल होता है, सीसा रहित यानी कि शीशे को बोलते हैं यहाँ पे पीबी, यानी कि लेड जो होता है, लेड, सीसा रहित पेट्रोल डीजल का प्रयोग होने से उत्सर्जित जो प्रदूषक होते हैं की मात्रा क्या कम हो जाती है। देखो क्या होता है कि कैटालिटिक जो कन्वर्टर होता है वो क्या करता है कि स्वचालित जो वाहन होते हैं, क्या होते हैं, स्वचालित जो वाहन होते हैं उसमें सीसा रहित जो पेट्रोल हम यूज़ करते हैं, पेट्रोल या डीजल को जब यूज़ करते हैं, सीसा रहित पेट्रोल या डीजल को यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उत्सर्जित जो प्रदूषक होते हैं, उसमें उत्सर्जित जो प्रदूषक होते हैं उसकी मात्रा को वो क्या होता है, वो कम कर देता है। ये जो कन्वर्टर होते हैं ये पीटी, पीडी और आरएच यानी कि प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम स्वचालित वाहनों में लगे हुए होते हैं, जो कि विषैली गैसों के उत्सर्जन को कम कर देते हैं। यानी कि जो अधिक विषैली गैसेस हैं उसको क्या होते हैं, कम विषैली गैसों में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि कैटालिटिक कन्वर्टर युक्त जो मोटर वाहनों में सीसा रहित पेट्रोल उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि सीसा युक्त जो पेट्रोल होता है वो कन्वर्टर को क्या कर देता है, अक्रिय कर देता है। कन्वर्टर क्या करता है, जो अधिक विषैली जो गैस होती है जो निकलती है धुएं के साथ, तो उसको क्या कम विषैली गैसों में क्या कन्वर्ट कर देता है ये कैटालिटिक कन्वर्टर। और जो सीसा युक्त जो पेट्रोल होता है, इसीलिए तो बोलते हैं सीसा रहित पेट्रोल यूज़ करना चाहिए। सीसा युक्त जो पेट्रोल होता है वो कन्वर्टर को क्या अक्रिय कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, प्रदूषण ही बढ़ता है। जल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी डिजीज हो जाती है, जिसको बोलते हैं ग्लोबी अनेमिया, मेथेमोग्लोबी अनेमिया, ठीक है। और इसके अलावा आर्सेनिक जो होता है, क्या आर्सेनिक चारे को क्या करता है, विषाक्त कर, जो चारा होता है ना, गाय भैंस बकरी वगैरह जो खाती हैं, तो पशु जो खाते हैं चारे को, उसको क्या होता है, ये विषाक्त कर देता है आर्सेनिक। पशुधन की मृत्यु हो जाती है और ब्लैक फुट रोग हो जाता है। कैडमियम एटाई या अवजाच रोग करता है। फ्लोराइड्स क्या होते हैं, पत्तियों के शिरों व किनारों पर हरिमहीनता यानी कि क्लोरोसिस या ऊतक क्षय नेक्रोसिस उत्पन्न करते हैं फ्लोराइड्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अल्निनो के बारे में। एक अल्निनो क्या होता है, अल्निनो एक घटना होती है, घटना नहीं होती एक्चुअल में, क्या होता है कि प्रशांत महासागर का जो जल होता है वो गर्म हो जाता है। देखो एक्वाडोर तथा पेरू की तरफ गर्म जलधाराएं चलने लगती हैं, ठीक है। प्रशांत महासागर का जो जल होता है वो गर्म हो जाता है और एक्वाडोर और पेरू की तरफ क्या होती हैं, गर्म जलधाराएं चलती हैं, और जिससे क्या होता है, भारतीय मानसून भी प्रभावित होता है। यानी कि गर्म जलधाराएं होती हैं अल्निनो, लानिनो, ठीक है। अल्निनो क्या होती है, गर्म होती है अल्निनो, ठीक है। जेट प्लेन से निकलने वाला जो मुख्य प्रदूषक होता है, जेट प्लेन जो होते हैं, जेट प्लेन्स वगैरह जो होते हैं, उसमें क्या होता है, मुख्य जो प्रदूषक होता है वो सीएफसी होता है। उसका मुख्य प्रदूषक क्या होता है, सीएफसी होता है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित यानी ईएसपी प्रदूषक कणकीय पदार्थों को निकलने का सबसे प्रभावशाली युक्ति होती है। देखो, जो कणकीय पदार्थों को निकालने का सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी होती है, ईएसपी के बारे में, स्थिर वैद्युत अपक्षेपित के बारे में हमने पहले भी बात कर चुकी है, कणकीय पदार्थों को से निपटने के लिए। इसके अलावा जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, पीसीबी सबसे अच्छा उदाहरण है पीसीबी। पीसीबी का मतलब है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, औद्योगिक विषैला अपशिष्ट होता है। ये